सीज फायर के पहले 10 घंटे भी नहीं बीते और इजराइल की वही गंदी चाल निकल करके सामने आ रही है। इजराइल ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं और इसके जवाब में ईरान की तरफ से भी यूएई, कुवैत और बहरीन पर हमले हुए हैं। तस्वीरें निकल करके सामने आई है और इसके साथ साथ इजराइल में भी हमले हो रहे हैं। हालांकि छुटपुट है, लेकिन इजराइल की तरफ से लेबनान पर बहुत भारी हमले हो रहे हैं। अब समझना यह है कि क्या यह वाकई इजराइल की गंदी चाल है और इस गंदी चाल के अंदर इजराइल ईरान को इस युद्ध से बाहर निकलने ही नहीं देना चाहता है, क्योंकि लेबनान को लेकर के बिल्कुल साफ कहा गया ईरान की तरफ से कि लेबनान को हर हालत में इस सीज फायर में शामिल किया जाए। लेकिन वही इजराइल लेबनान की राजधानी बेरूत पर जिस तरीके के हमले कर रहा है, यह वाकई देखने वाली बात है। अब सवाल यह है कि क्या यह इजराइल की अकेले की हिम्मत है या डोनाल्ड ट्रंप पीछे से अपना कुछ और तिकड़म भिड़ा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और बात इस पर भी करेंगे कि खामेनेई साहब की जो शहादत है वो जाया नहीं गई। खामेनेई साहब की शहादत के आज 40 दिन पूरे हो रहे हैं और आज ही ये जंग खत्म हो गई अमेरिका की तरफ से कम। यानी उनकी जो शहादत थी, उसके बाद में जो जलजला आया और उस जलजले के अंदर ईरान ने पूरी तरह से बहा दिया इजराइल और अमेरिका को, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए, ये बेरूत की तस्वीर है। बेरूत की तस्वीर है और बेरूत में किस तरीके से हमले हो रहे हैं, लेबनान के अंदर हमले हो रहे हैं। और ये हमले कहीं ना कहीं जो है वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि इजराइल इस युद्ध से ईरान को निकलने ही नहीं देना चाहता है। दरअसल इस युद्ध का सबसे बड़ा अगर लूजर कोई है, लूजर का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है, सबसे ज्यादा अगर किसी को झटका लग रहा है, वो नेतन्याहू है। नेतन्याहू की गर्दन वैसे ही फंसी हुई है। इजराइल के अंदर इस वक्त में उनको लेकर के विरोध शुरू हो गया है। बाकायदा वहां की जो खबर है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और नेतन्याहू उनका भी बिल्कुल तय हो चुका है कि आने वाले चुनाव में उनकी कुर्सी भी नहीं रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी वो भी इस युद्ध से चली गई है। यानी जिन्होंने इस युद्ध को शुरू किया वो अपनी ही कुर्सी पर बने नहीं रहेंगे, ये साफ हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू क्या मिल करके कोई गेम खेल रहे हैं कि हम सीधे तौर पर आकर के कहेंगे कि हम युद्ध में सीज फायर कर रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप कहेगा कि हम सीज फायर कर रहे हैं और ईरान के साथ में इजराइल जो लगातार युद्ध जारी रखेगा, जैसे इन लोगों ने यमन के अंदर हुती के साथ में किया। अमेरिका चला गया और इजराइल फिर भी लड़ता रहा, इजराइल फिर भी हुतियों पर जो है वो बमबारी करता रहा और हुती वो भी लगातार लड़ते रहे इजराइल के साथ में। लेकिन अब ये लेबनान के अंदर हो रहा है और लेबनान को लेकर के बिल्कुल साफ कह दिया गया है फ्रांस की तरफ से, बाकी और दूसरे मुल्कों की तरफ से, उनकी तरफ से भी जोर देकर के इस बात को कहा गया है कि इस सीज फायर में लेबनान को भी हर हाल में रखा जाए। अब ये तस्वीर आप देखिए, लावन द्वीप की एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लावन द्वीप स्थित एक ईरानी तेल रिफाइनरी पर हमले हुए हैं, ईरान के ऊपर हमले हुए हैं लावन द्वीप में। और ईरान अब कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में ठिकानों पर हमले करके जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ये रिपोर्ट, क्लैश रिपोर्ट जो निकल करके सामने आ रही, ये क्लैश रिपोर्ट ये बताती है कि लावन द्वीप में ईरान के ऊपर हमले हुए हैं और इसके जवाब में ईरान ने यूएई, कुवैत और उसके साथ साथ बहरीन में जवाबी हमले किए हैं। तो आप यूँ समझिए कि अभी भी ये जंग, जैसा मैंने सुबह भी कहा कि ठीक है डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से भागने की कोशिश कर रहे हैं और वो जिस तरीके से कह रहे थे कि कयामत की रात और सभ्यता खत्म कर देंगे, वो सारी चीज़ें तो नहीं हो पाई। लेकिन क्या ये जंग खत्म हो जाएगी या प्रोक्सी तरीके से ये जंग अभी भी लगातार जारी रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके उलट डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देर पहले पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि ईरान के लिए टैरिफ और प्रतिबंधों में दोनों में राहत देने का ऐलान किया। बहुत गौर से सुनिए, ट्रंप ने टैरिफ में और प्रतिबंधों में राहत देने का ऐलान किया और इस शर्त के साथ में कि ईरान यूरेनियम संवर्धन का नहीं करेगा और अमेरिका ईरान के साथ में मिलकर के न्यूक्लियर डस्ट निकालेगा जो अमेरिकी बमबारी में जमींदोज हो गया है। यानी दो बातें बिल्कुल साफ समझिए। ये जो आप यूँ कहिए कि एक शैतानी दिमाग है कि भैया न्यूक्लियर
डस्ट निकालेंगे। न्यूक्लियर डस्ट मतलब जो आपका न्यूक्लियर हथियार थे, जहां पर न्यूक्लियर ठिकाने थे वहां पर हमने बमबारी की और उसके बाद में वहां पर न्यूक्लियर डस्ट अभी भी है, वो भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसको हम निकालेंगे वहां से। आप अपना जो यूरेनियम एनरिचमेंट का जो प्रोग्राम है उसको आप बंद कर देंगे और उसके बदले में हम आपके ऊपर से जितने प्रतिबंध लगाए हुए हैं उन सबको जो है वो हम खत्म करेंगे, उन सबको हम उसमें ढील देंगे और उसके साथ साथ जो टैरिफ है, टैरिफ में भी हम आपको छूट देंगे। यानी ट्रंप एक तरीके से कह रहा है कि भैया हम आपके साथ में बिजनेस करेंगे और बिजनेस में आप हमारे साथ में आइए और ये जो आपका परमाणु यूरेनियम है उसको आप हमें दे दीजिए, ये एनरिच यूरेनियम है उसको आप हमें दे दीजिए। इस तरह की बात कही जा रही है, लेकिन आप ट्रंप को लगता है कि ईरान जो है वो इतना कच्चा खिलाड़ी है कि वो कुछ भी कर लेगा। इस बीच में रूस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मेदवेदेव ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम का क्या परिणाम होगा यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का प्रशिक्षण कर लिया है और इसे होर्मुज कहा जाता है। इसकी क्षमता असीमित है। देखिए, दुनिया अब जो है वो ईरान का जलवा मान रही है। दुनिया अब ये कह रही है कि ये जो ईरान के पास में जो उसकी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है जिस तरीके की, और जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उसके पास में 22 नॉटिकल माइल में जो उसके टेरिटोरियल क्षेत्र में आता है, और ऐसे में यही उसके लिए सबसे बड़ा परमाणु हथियार है और इसका टेस्ट भी वो कर चुके हैं कि इसको अगर बंद करेंगे तो पूरी दुनिया बंद हो जाएगी और पूरी दुनिया वो ट्रंप से कहेगी कि भैया हमें बचा लो। ये एक बहुत जबरदस्त तरीके का परमाणु हथियार ईरान के पास में है और ये हमेशा हमेशा के लिए ईरान के पास में रहेगा। ये बात रूस के पूर्व राष्ट्रपति वो ये कह रहे हैं। इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने एक और धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हथियार की सप्लाई करने वाले किसी भी देश पर 50% टैरिफ लगाने की वो धमकी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये तुरंत प्रभाव से लागू होगा। यानी जो कोई भी ईरान के साथ में डील करेगा, ईरान को हथियार देगा, उसको 50% टैरिफ झेलना पड़ेगा। आपको याद होगा इन्होंने चीन के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की बात कही थी, लेकिन चीन कहाँ पीछे हटा, चीन कहाँ माना इनकी धमकियों को। और आज भी ये कहा जाता है कि जब चीन के जहाज ईरान जाते हैं क्रूड ऑयल लेने के लिए तो क्रूड ऑयल लेकर के आते हैं, लेकिन जब वो वापस खाली जहाज ईरान में जाते हैं तो हथियार लेकर के जाते हैं। लेकिन दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई चीन के जहाजों में चढ़ करके चेक कर ले, क्योंकि जो भी चीन के जहाजों में चढ़ करके हथियारों को पकड़ेगा इसका मतलब यह है कि उसको जा करके फिर चीन से लड़ाई लड़नी पड़ेगी और चीन फिर उसकी बैंड बजा देगा। तो ऐसे में आप ईरान को ये जो हथियारों की धमकी दे रहे हैं, इस धमकी को अगर अपने पास में रखें तो अच्छा होगा। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से फजीयत हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप लगातार किसी न किसी तरीके से अपने आप को अंगेज रख करके और लगातार किसी न किसी तरीके से नए नए बयान दे करके सुर्खियों में बने हुए हैं, ताकि इतने बयान वो दे दें कि पिछले जो पुराने वाले बयान हैं जिससे उनकी फजीयत हो रही है कि देखो भैया कैसे सीज फायर कर लिया इन्होंने, वो सारी चीज़ें जो है दब जाए। तो ये इस वक्त की जो है वो ताज़ा स्थिति है। वहीं ईरानी सेना के पूर्व IRGC कमांडर, ईरान के पूर्व IRGC कमांडर मोहसेन रजाई, उनका कहना है कि ईरानी जनता और सशस्त्र बलों के लचीलेपन के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के 10 सूत्रीय युद्ध विराम को स्वीकार करने के लिए मजबूर हुए हैं। और उन्होंने आगे कहा कि जब तक देश के हितों की पूरी तरह से पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक ईरानी सशस्त्र बल ट्रिगर पर अपनी उंगलियां रखे रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के IRGC के पूर्व कमांडर वो इस बात को कह रहे हैं कि भैया ये ईरान की ताकत है, ईरान के लोगों की ताकत है, उसकी फोर्स की ताकत है, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर होना पड़ा है। और जब तक हमारे जो टारगेट हैं वो पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक हम अपना ट्रिगर पर, यानी जो बंदूक की जो ट्रिगर होती है उसके ऊपर जो है वो लगा करके रखेंगे अपनी उंगली को। ज़्यादा कुछ बोलोगे तो ठाएं 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 ठोक देंगे। ये बात जो उनकी तरफ से कही जा रही है। और ईरान के विरुद्ध किसी भी आक्रमणता का निर्णायक जवाब दिया जाएगा जिससे शत्रु पछताएंगे। आगे वो कह रहे हैं कि ईरानी सशस्त्र बलों की आग शत्रुओं की साजिश और योजना को भस्म कर देगी। ये इस वक्त में ईरान की तरफ से जो है वो जवाब आ रहे हैं। ये इस वक्त में ईरान जो जवाब दे रहा है। अब जैसा मैंने कहा था कि
अयतुल्ला अली खामेनेई साहब, उनकी शहादत वो जाया नहीं गई। अयतुल्ला अली खामेनेई साहब, उनकी शहादत ने एक जलजला पैदा कर दिया और उसकी वजह से इज़राइल और अमेरिका दोनों बह गए। मैं एक ट्वीट आपको दिखाता हूं, अयतुल्ला अली खामेनेई का एक ट्वीट आप देखिए। ये अयतुल्ला अली खामेनेई के हैंडल से 3 जनवरी 2026 को, इस साल की शुरुआत के पहले तीसरे दिन यानी 3 जनवरी 2026 को इन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके महज एक लाइन लिखी थी, वी विल ब्रिंग द एनिमी टू इट्स नीज। हम अपने दुश्मन को उसके घुटनों पर ला देंगे, हम दुश्मन को उसके घुटनों पर ला देंगे। ये खामेनेई साहब ने कहा था 3 जनवरी को, और इसके बाद में तकरीबन 2 महीने बाद में 28 फरवरी को युद्ध शुरू होता है, और युद्ध की शुरुआत में ही खामेनेई साहब वो शहीद हो जाते हैं। उन्होंने शहादत को चुना, छुपना, डरना, कायरता वो उनके आसपास भी नहीं थी। उन्होंने शहादत को चुना, और खामेनेई के दिखाए हुए रास्ते पर, IRGC खामेनेई के दिखाए हुए रास्ते पर वहां के जितने भी लीडर्स थे वो चले, और आज उसका नतीजा है कि पूरी दुनिया में ईरान का परचम लहरा रहा है, पूरी दुनिया में। मैं एक ट्वीट आपको दिखाता हूं, इंडिया के अंदर जो ईरान की एम्बेसी है उसकी तरफ से इस पर जवाब में इसको रीट्वीट करते हुए लिखा गया है कि यू टोट अस एंड वी कैरिड इट आउट, यानी जैसा आपने हमें सिखाया वैसा हमने करके दिखाया। ये जो है वो कहा जा रहा है। और ये देखिए, कहने के लिए लाइन जो है वो बहुत छोटी है, महज 4 अल्फाज जो हैं वो कह कर के गए थे, और उस 4 अल्फाज में अब उनकी उस बात को फिर से बयां किया जा रहा है। लेकिन ये 4 अल्फाज कहने में, इसको फिर से बयां कर पाने में और इसको सच साबित करने में बहुत जिगरा चाहिए होता है, और वो जिगरा ईरान ने दिखाया है। अयतुल्ला अली खामेनेई जिस तरीके से उन्होंने अपनी शहादत दी, अपने परिवार की शहादत दी, उनकी पत्नी वो शहीद हो गई, उनके बेटे की बहू वो शहीद हो गई, उनके पोते की शहादत हो गई, उनकी बेटी की शहादत हो गई, दामाद की शहादत हो गई, परिवार के अंदर 5 लोग और 5 लोगों की शहादत हो गई। कोई नहीं बचा साहब। मुस्तफा खामेनेई वो उस वक्त में वहां नहीं थे, वरना हो सकता है कि वो भी शायद उस जंग में शहीद हो जाते। और ये सब तब था जब इंटेलिजेंस लगातार कह रहा था कि युद्ध किसी भी वक्त में, किसी भी सेकंड शुरू हो सकता है, और आपको सेफ हाउस में रहना चाहिए, या कम से कम गहरे जो डीप बंकर्स है उसमें रहना चाहिए। लेकिन मुस्तफा खामेनेई उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी सेना के साथ में रहूंगा, और मैं लगातार मॉनिटरिंग करूंगा, और मेरे अंदर जो जान है उस जान को मैं खपा दूंगा। अगर मेरी जान इस मुल्क के काम आ सकती है तो मैं अपनी जान को बचाऊंगा नहीं, मैं इस मुल्क के ऊपर अपनी जान को न्यौछावर कर दूंगा। और उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। ये जज्बा, ये कुव्वत, ये जिस तरीके से उनके अंदर शहादत को लेकर के, करबला की जो शहादत उन्होंने जो फिर से जिंदा की, उसके ऊपर पूरा ईरान खड़ा हो गया। और आज जिस तरीके से ईरान ने इस लड़ाई को लड़ा है, इसको 40 रोजे जंग कहा जा रहा है। जो पिछली जो जंग थी वो 12 रोजे जंग थी, और ये 40 रोजा जंग है, यानी 40 दिनों की जंग थी। और इस 40 दिनों की जंग में ईरान ने सब कुछ सहा, सब कुछ। रोए उसके टीवी एंकर्स, रोए उसके ईरान के कमांडर्स, और उस सब के बावजूद उसकी टॉप लीडरशिप में एक एक करके लोगों को एलिमिनेट किया गया, मारा गया। लेकिन फिर उसके बाद में नीचे के जो उसके और बाकी हुक्मरान थे उस सामने आते चले गए। अली लारीजानी साहब को मारा गया, लेकिन उसके बाद में उनको रिप्लेस करने वाले लोग तैयार थे, उन्होंने रिप्लेस किया, और बड़ी बखूबी ईरान इस लड़ाई को लड़ा। और इस वक्त में चर्चा पूरी दुनिया में अब्बास अरागची साहब की भी हो रही है। अब्बास अरागची ईरान के विदेश मंत्री ना केवल, बल्कि जिस तरीके से उन्होंने कूटनीतिक जीत दिलवाई, और जिन शब्दों का, जिन अल्फाजों का प्रयोग किया, और जिस तरीके से वो अली लारीजानी के मारे जाने के बावजूद सड़कों पर लगातार बार बार आते रहे। अब्बास अरागची, उनका भी एक बहुत बड़ा मुकाम इस जंग के अंदर हो गया है, और जाहिर सी बात है वो भी एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर उभर करके सामने आए हैं। और एक चेहरा जो अभी तक उभर करके सामने नहीं आया, दिखाई नहीं दिया, लेकिन पर्दे के पीछे मुस्तफा खामेनेई वो भी लगातार इस जंग में लीड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है
कि ईरान ने एक तरीके से जो है ये दिखा दिया कि उसकी लीडरशिप को मार दो, उसके अलग अलग ठिकानों पर हमले कर दो, उसके तोप खानों को आप नष्ट कर दो, कुछ भी आप कर लो, किसी भी तरीके से आप ईरान की कमर नहीं तोड़ पाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि, और दरअसल ये मामला यही है, ये कहा जा रहा है कि इसी साल फरवरी में जब नेतन्याहू अमेरिका में गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने अपनी तरफ से, मोसाद की तरफ से यही ब्रीफिंग दी थी कि हम सबसे पहले लोकेशन ट्रैक करके आयतुल्लाह अली खामेनी को मार देंगे और उसके बाद में सारी लोकेशन मिसाइल्स की, मिसाइल सिटीज़ की, उनके परमाणु ठिकानों की सारी लोकेशन हमने ट्रैक की हुई है और उनको ख़त्म कर देंगे। 3 दिन 4 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ ख़त्म करके हम वापस लौट जाएंगे। और ईरान खंडर बन चुका होगा, ईरान गिड़गिड़ा रहा होगा, ईरान जो है वो कांप रहा होगा, उसकी लीडरशिप भाग चुकी होगी, बाकी सरेंडर कर चुके होंगे। ये जाकर के उन्होंने व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग दी थी फरवरी में जब उनसे मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से, नेतन्याहू की। लेकिन अब देखिए मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया। नेतन्याहू को अपनी कुर्सी बचानी भारी पड़ रही है, वहां उनके खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। ये इस वक्त की ताजा अपडेट है। तो बहरहाल इस जंग का क्या होगा, यह अभी भी सवाल बना हुआ है। सीज फायर हो गया है, लेकिन इजराइल वही अपनी गंदी हरकतें कर रहा है और ईरान कह रहा है कि अगर ऐसा करोगे तो हम जवाब देंगे। हम सीज फायर पर जो है वो साइन करके, अगर आप ये मानते हो कि हमारा मुंह और हाथ अगर आप काट दोगे तो नहीं संभव है, हम जवाब देंगे। ईरान जवाब दे रहा है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। लगातार जो भी अपडेट्स निकल करके सामने आ रही है आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। शुक्रिया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।